अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। सेंट्रल एशियन ममालिक के ताल्लुक़ से हम लोग मालूमात हासिल करेंगे, क्योंकि सेंट्रल एशिया के बारे में बहुत कम खबरें रहती है और बात समझ में नहीं आती रहती है, लेकिन जब हिस्ट्री पढ़ेंगे तो इसकी बहुत सख्त ज़रूरत पड़ती है। तो इस लिहाज से मैं सोचा कि आप लोगों को थोड़ा शेयर कर देता हूँ। सेंट्रल एशिया के ममालिक 5 ममालिक हैं आम तौर से। तो ये देखिए, कज़ाकिस्तान, उज़्बेकिस्तान, तुर्कमेनिस्तान, किर्गिस्तान, ताजिकिस्तान। तो कज़ाकिस्तान की राजधानी जो है आस्ताना है, उज़्बेकिस्तान की राजधानी जो है ताशकंद है, तुर्कमेनिस्तान की राजधानी अशकाबाद है, ताजिकिस्तान की राजधानी जो है दोशंबे है, किर्गिस्तान की राजधानी बिश्केक है। तुर्कमान और ताजिकिस्तान, और ऊपर है, नीचे है अफ़गानिस्तान, इधर है ईरान, इधर है कैस्पियन सी, और ये है अराल सी। तो यहाँ पर जो है अराल सी, ये आमू दरिया है और ये शेर दरिया है। एक क्लास 2 दरिया यहाँ बात है। तो इसको समझिए कि रशिया वाले ने जो है कब्जा कर लिया था, ज़ार रूस ने। तो ये समझिए कि 17वीं सदी से जो है शुरू कर दिया था, 1721 से लेकर के, और ये पूरा जो है समझ जाइए कि यहाँ तक आ गया था 1885 में। तो इधर जो है ऊपर से नीचे जो है पूरा सेंट्रल एशिया को 1885 में इसने कब्जा कर लिया था। मैप में निकाल दो। ज़ार रूस ने, यानी रशियन एम्पायर जो था, ये देखिए, ये पूरा नीचे आकर के जो है ये कॉकेसस वगैरह जो है, चेचनिया वगैरह, ये सब पूरा यहाँ तक जो है, यहाँ तक आ गया था। और इधर देखेंगे ये ऊपर जो है यहाँ तक आ गया था, ये समझिए कि ज़ार रूस वाले। ऐसे क्रीमिया और ईमिया भी कब्जा लिया था एक क्लास। और इधर ब्रिटिश एम्पायर वाले जो है एकदम छाए हुए थे। तो ये अफगानिस्तान जो है, ये समझ जाइए कि बफर जोन था, ये ग्रेट गेम का हिस्सा हो गया था। ये नीचे उतर रहा था ज़ार रूस वाले, और ब्रिटिश एम्पायर वाले जो है ऊपर जा रहे थे। अब ब्रिटिश एम्पायर वाले को ज़्यादा दिलचस्पी नहीं थी अफगानिस्तान से, बस ये था कि अब धीरे धीरे रशिया वाले जो है, ये समझिए कि गर्म पानी के चक्कर में यहाँ ना आ जाए, और फिर हमारे लिए ये इसमें मुसीबत ना करे बर्रे सग़ीर में। इसीलिए वो यहीं पर जो है उनको घेरना चाहते थे। तो इसी को जो है समझिए कि सेंट्रल एशियन का। तो यहाँ पर समझ जाइए कि जो मुसीबत थी वो थी ही, आज़ादी की जंग वगैरह हुई, लेकिन कुछ दिनों के लिए इन लोगों को जो है आज़ादी मिली, लेकिन फिर इनको ग़ुलाम बना लिया गया। जब पहली जंग अज़ीम शुरू हुई है 1914 से, तो रशिया भी शामिल हो गया, निकोलस ज़ार जो था वो शामिल हो गया। लेकिन 1917 तो यहाँ पर बगावत हो गई। अब बोल्शेविक रेवोल्यूशन आ गया, इश्तराकी इनकलाब आ गया, कम्युनिस्ट इनकलाब आ गया लेनिन की क़ियादत में। तो फिर ये लोग जो है जैसे क़ियादत आई, तो फिर खाना जंगी हो गई इन लोगों की, रेड आर्मी में और वाइट आर्मी में। तो दोनों की खूब जंग चली। उसके बाद जाकर के रेड आर्मी वाले जीत गए, यानी कम्युनिस्ट वाले जीत गए, और शाह परस्त लोग हार गए। तो 1922 में फिर जो है समझ जाइए कि उसने यूएसएसआर के लिए बुनियाद डाली। तो ये जो पीरियड था, ग्रेस पीरियड, कि 1917 में जैसे ही जो है ज़ार रूस की हुकूमत ख़त्म हुई, तो ये लोग खटाखट अपने आप को आज़ाद होकर लिए। जब वही ये हो गया तो फिर ख़त्म मामला। लेकिन इन लोगों की आज़ादी ज़्यादा दिनों तक रही नहीं। जैसे ही 1922 में उसने कायम किया है, तो ये कॉकेसस वाले को भी ले लिया, रशिया, बेलारूस, यूक्रेन, और इधर से 3 जॉर्जिया, आर्मीनिया, अज़रबैजान, और उसके बाद जो है इधर से भी ले लिया। और इधर से समझ जाइए कि जो है उज़्बेकिस्तान और तुर्कमेनिस्तान को 2 साल के बाद ही जो है वो अपने में शामिल कर लिया। फिर समझ जाइए कि जो है ताजिकिस्तान को 1929 में शामिल कर लिया, 5 साल के बाद।
اور 1936 میں پھر قزاقستان کو بھی لے لیا۔ تو یہ چند سالوں کی ان لوگوں کو آزادی ملی تھی، لیکن پھر جو ہے USSR والوں نے قبضہ کر لیا، اور یہ تو بالکل جو ہے کمیونسٹ یعنی مذہب بیزار حکومت تھی۔ یہ تو نہ قرآن دیکھنا پسند کرتا تھا، نہ اللہ تعالیٰ کا نام لینا، مطلب دہریہ ٹائپ کا۔ تو یہ بڑی مصیبت ان لوگوں کے لیے ہو گئی تھی، اور کافی دنوں تک یہ لوگ پریشان رہے۔ یہ میں آپ لوگوں کو سوچا کہ تھوڑا بتا دوں۔ یہ پانچوں ممالک الگ الگ ریاستیں تھی، بعد میں سوویت یونین میں شامل ہو گئے۔ قزاقستان 1936 میں، ازبکستان 1924 میں، کرغزستان 1936 میں، ترکمانستان 1924 میں۔ تو یہ دیکھیں ازبکستان اور ترکمانستان 1924 میں، تاجکستان 1929 میں۔ راجدھانی میں بتا ہی دیا ہوں، آستانہ، تاشکند، بشکek، دوشنبے۔ یہ تمام ممالک 1991 میں آزاد ہوئے جب سوویت یونین ختم ہو گیا۔ وہ خود ہی ختم، یہ لوگ آزادی کی جنگ بھی نہیں لڑے، وہ خود ہی ٹوٹ گیا، تو یہ لوگ خود ہی آزاد ہو گئے۔ یہ پانچوں جو ہے سمجھے کہ لیڈر ہیں، زیادہ تر جو ہے ڈکٹیٹر ہی ہیں۔ قاسم جومارٹ توکایوف، یہ تو سمجھے کہ جب سے آزاد تب سے ہی یہی ہے سمجھے کلاس۔ ازبکستان کا جو ہے شوکت مرزایوف ہے، کرغزستان کا جو ہے صدر جاپاروف ہے، اور ترکمانستان کا صدر پردی محمودوف ہے، اور تاجکستان کا امام علی رحمان ہے۔ تو یہ پانچوں جو ہے لیڈر ہیں، سدا بہار لیڈر ہیں۔ ان کو امت مسلمہ وغیرہ سے کوئی دلچسپی نہیں۔ اہم دریا جو ہے دو ہیں۔ آمو دریا سینٹرل ایشیا کا بہت بڑا دریا، یہ افغانستان، تاجکستان اور ازبکستان کے قریب سے گزرتا ہے، آخر میں جا کر ارال سی میں گر جاتا ہے۔ قدیم زمانے سے اسے آکسس ریور کہا جاتا ہے۔ سیر دریا یہ کرغزستان سے نکلتا ہے اور ازبکستان اور قزاقستان سے گزرتا ہے، آخر میں جا کر ارال سی میں گر جاتا ہے۔ قدیم زمانے میں اسے جو ہے جیکسٹس ریور کہا جاتا ہے۔ اہم معلومات، یہ پانچوں ممالک وسطی ایشیا میں واقع ہیں۔ زبانیں قذافی، ازبکی، کرغی، ترکمانی، تاجکی، فارسی زبان۔ یہ علاقے پہلے سلک روڈ کا حصہ تھے، یہاں تجارت بہت مرسوخ تھی۔ قدرتی وسائل، تیل، گیس، سونا کا اور یہ سب جو ہے معدنیات وغیرہ بہت ہیں۔ وہی باتیں جو خلاصے کے طور پہ ہیں، تو یہ دیکھیں ملک جو قزاقستان اور دارالحکومت آستانہ، اور لیڈر جو ہے قاسم جومارٹ توکایوف، اور سوویت یونین میں شامل ہونے کا سال جو 1936 میں۔ ازبکستان تاشقند شوکت مرزایوف 1924 میں، کرغزستان بشکیک صدر جاپاروف 1936 میں، ترکمانستان اشکاباد صدر پردی محمودوف اور 1924 میں، تاجکستان دوشنبے امام علی رحمان 1929 میں، جامعہ اسلامیہ مظہرالعلوم ہرپور قاضی ٹورا۔ چلیے اب یہ بھی یورپین یونین کے بارے میں تھوڑا سا بتا دوں۔ یہ اب AI کا زمانہ آ گیا ہے، بہت آسانی کے ساتھ جو ہے بات سمجھ میں آئے گی۔ EU میں کل کتنے ممالک ہیں؟ EU میں کل جو ہے 27 ممالک ہیں۔ EU کی کرنسی کیا ہے؟ EU کے زیادہ تر ممالک کی مشترکہ کرنسی یورو ہے، اب کچھ ممالک نہیں بھی ہے۔ سوال، EU میں آزاد سفر کیسے ممکن ہے؟ یعنی ایک ملک سے دوسرے ملک، دوسرے ملک سے تیسرے ملک۔ تو شنگن ایریا کے ذریعے سے، اس میں شامل ممالک کے درمیان پاسپورٹ چیک وغیرہ بغیر سفر کے، مگر بغیر چیک کے بغیر سفر کیا جاتا ہے۔ یعنی شنگن ایریا میں اگر آپ ہیں، آپ کا ملک ہے، تو آپ کہیں بھی جا سکتے ہیں یورپین یونین کے ممالک میں۔ EU کی ایک اہم لیڈر کون ہے؟ ارسولا وان ڈر لین، جو جرمنی کی ہے، سمجھ جائیے۔ اور یہ دیکھیں اور سوال ہے EU کیا ہے؟ EU جواب ہے یعنی یورپین یونین یورپ کے 27 ممالک کا اتحاد ہے جو امن اور ترقی کے لیے کام کرتا ہے۔ EU کیوں بنی؟ دوسری جنگ عظیم 1945 سے 1945 کے بعد امن قائم کرنے اور جنگوں کو روکنے کے لیے یورپین ممالک نے مل کر اتحاد قائم کیا، اس لیے بنایا گیا۔ EU کا مقصد کیا ہے؟ امن قائم کرنا، تجارت کو فروغ دینا، معاشی ترقی، لوگوں کے حقوق کا تحفظ اور یورپی ممالک میں تعاون بڑھانا۔ اب اصل چیز جو ہے وہ دیکھیں، مرحلہ کیسے EU بنا کیسے ہے، تو یہ 3 مرحلہ میں آپ کو سمجھا دیتا ہوں۔ کیسے بنی، مراحل بتائیے۔ تو پہلا مرحلہ جو ہے
ECSC यूरोपियन कोल एंड स्टील कम्युनिटी कायम हुई। 6 ममालिक थे। कोल, ये देखिए कोल या स्टील कायम है। 6 ममालिक, फ्रांस, जर्मनी, इटली, नीदरलैंड, बेल्जियम, लग्जमबर्ग, ये 6 ममालिक ने मिल करके यूरोपियन कोल एंड स्टील कम्युनिटी कायम किए। कोयला स्टील के जो, अब ये कब कायम किए थे? ये 1951 में कायम किए। दूसरा मरहला क्या था? ट्रीटी ऑफ रोम पर जो है दस्तखत हुआ। ट्रीटी ऑफ रोम क्या था? ECC यूरोपियन इकोनॉमिक कम्युनिटी कायम हुई। ये समझिए 1957 में। मकसद मुश्तरका मार्केट और आज़ाद तजारत। और तीसरा मरहला जो है फिर 1992 में, ये 1951 में, 1957 में और 1952 में। ये है maastricht ट्रीटी पर दस्तखत हुए। यूरोपियन यूनियन जो है 1992 में बने। माशी, सियासी और समाजी इत्तेहाद को फ़रोग़। तो अब मैं थोड़ा सा आप लोगों को मुख्तसर में बता देता हूँ कि यूरोपियन यूनियन जो है स्टेप बाय स्टेप हुआ। पहला मरहला ये था कि यूरोप वाले ने कहा कि हम लोग खूब लड़े, पहली जंग अजीम लड़े, दूसरी जंग अजीम लड़े, नुकसान के अलावा तो कोई फ़ायदा हुआ नहीं, तो अब हम लोगों को जंग नहीं करना है। तो उसके लिए क्या करना है? जंग के ज़रिए के लिए जो ईंधन का काम है ना, उसको हम लोग मुश्तरका कर लेते हैं ताकि किसी के हाथ में वो समझिए कि इख्तियार ही ना रहे। तो अब जंग कैसे लड़ते हैं? ईंधन से या स्टील से। तो ये दोनों का हम लोग मुश्तरका जो है कर लेते हैं। तो फ्रांस, जर्मनी, इटली, नीदरलैंड, बेल्जियम, लग्जमबर्ग ने कहा कि हाँ ये बना लेते हैं कि हम लोग मुश्तरका जो है कम्युनिटी बनाएंगे स्टील के लिए और कोयला के लिए। तो ये समझिए कि एक डिफेंस का काम हो गया कि अब कोई मुल्क चाह करके भी जो है वो जंग में नहीं जा सकता है। फिर उसके बाद कहा कि अब तो ठीक है हम लोग लड़ेंगे नहीं, भिड़ेंगे नहीं, लेकिन बर्बाद हो गए हैं तो तरक्की कैसे करेंगे? तो उसके लिए 1957 में यानी 6 साल के बाद फिर बैठे कि चलो अब थोड़ा सा बाहमी ताउन करते हैं एक दूसरे का इकोनॉमी में। तो यूरोपियन इकोनॉमिक कम्युनिटी बनाते हैं, मुश्तरका मार्केट और आज़ाद तजारत। तुम हमारे यहाँ तजारत करो, हम तुम्हारे यहाँ तजारत करते हैं, हम तुम्हारे यहाँ बेचें, तुम हमारे यहाँ बेचो, ताकि इसके ज़रिए से हमारे मुल्क के कारोबारी लोगों को फ़ायदा हो। तो ये जो है पहले दिफाई, फिर माशी और उसके बाद 1992 में सियासी हुआ है। ये maastricht ट्रीटी दस्तखत हुआ, यूरोपियन यूनियन में आए, जिसमें समझ जाइए कि 12-14 ममालिक थे और अब तो बढ़ते बढ़ते 27 ममालिक हो गए। तो ये मैं सोचा कि आप लोगों को बता दूं। 3 मरहला में जो है बना है, 1951 में, 1957 में, और फिर एक बड़ा स्टेप इन लोगों ने लिया 1999 में, 2002 तक। वो ये है कि इन लोगों ने कॉमन करेंसी बना लिया यूरो। तो ये समझिए कि इख्तियार दिया हुआ है कि जिसको चाहिए वो यूरो बनाए, जिसको चाहे ना बनाए, लेकिन अब बहुत सारे लोग एक्सेप्ट कर रहे हैं। तो ये भी जो है यूरो जो है एक करेंसी बनाना, ये बहुत बड़ी बात है। और फिर जो शेंगन वीज़ा वाला भी मामला आ गया है। तो 4-5 स्टेप इन लोगों ने बड़ा बड़ा लिया है, जिससे बहुत फ़ायदा हो रहा है इन लोगों को। तो फिर मिलेंगे इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में। तो इस तरह जो है अगर आपको वीडियो चाहिए तो मैं रोज़ाना कई वीडियो बना सकता हूँ। अभी AI की मदद से जो है बहुत आसानी हो गई है अल्हम्दुलिल्लाह। जामिया इस्लामिया मज़हरुल उलूम हरपुर काजी टोला। तो ये मेरे मदरसे के लिए आप लोग दुआ कर सकते हैं।